नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आप क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन में आपने लेक्चर नंबर 1 देखा था, इंट्रोडक्शन देखे थे और आपने देखे थे कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे समझा जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो पार्ट है यानी कि विद्युत रसायन का जो पार्ट है, पूरी तरह समझने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको इसकी पूरी बेसिक बातें बता दिया था लेक्चर 1 में। यानी लेक्चर 1 अगर आपका क्लियर है तो लेक्चर 2 एकदम जबरदस्त क्लियर होने वाला है। तो सारे बच्चे इस बात पे ध्यान दें कि अगर आपने सेकंड डे आज क्लास में आए हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर आप फर्स्ट डे से आ रहे होंगे तब तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर सेकंड डे से भी आए हैं तो भी समझ में आएगा। थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, तो तकलीफ हो रही है सोच करके अगर आप स्टॉप कर दोगे तो फिर आप कुछ नहीं, किसी चीज को पाने के लिए थोड़ी तकलीफ तो लेने पड़ते हैं। तो फिलहाल आज देखेंगे, हम आपको आज समझाने वाले हैं विशेष तौर पे यहां पर होने वाला है वो है गैल्वेनिक सेल और उसमें होने वाली क्रियाविधि। बेटा ये अगर आप समझ गए तो सेल से संबंधित होने वाली जितनी भी रिएक्शंस है वो आप आराम से बना लेंगे। बस आपको एक ही बात पे ध्यान देना होगा कि आप इस चीज को सीखने की कोशिश करें। सेल, रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज और थोड़ी बात करेंगे। विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातचीत है। फिलहाल आज की क्लास में क्या होने वाला है मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहली बात, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं एक बार जानकारी में लेंगे वापस। गैल्वेनिक सेल इसी विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोड के प्रकार, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं उनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि के बारे में बात करेंगे। लवण सेतु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके कार्य के बारे में बात करेंगे। लास्ट में क्विज और होमवर्क भी मैं आपको दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा। सो मतलब यह है कि अगर इस चैप्टर में जबरदस्त होना है तो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई भी स्टार्ट करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं हम। आज की क्लास कहां से स्टार्ट होने वाली है आपको समझ में आ गया होगा। इन सारी बातों को लाइन टू लाइन हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। सारे बच्चों को एक बार बता दें, जब शुरुआत कर ही दिए हैं थोड़ी सी बात की गैल्वेनिक सेल क्या है, तो हल्की फुल्की जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे। बेटा एक शब्द पे ध्यान दो, विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल है गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। अब बेटा एक तो शब्द है कि विद्युत रासायनिक सेल क्या है यह भी बताना है मुझे, प्रेशर में बताइए, यह भी बताने वाला हूं जस्ट। फिलहाल एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक विद्युत रासायनिक सेल है गैल्वेनिक सेल। यहां पर ऐसा होता है कि रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब ऐसा कोई सेल जिसमें रासायनिक क्रिया होती है और वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, ऐसे सेल को कहा जाता है विद्युत रासायनिक सेल। और उसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि रासायनिक क्रियाएं कैसे होती हैं कि विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। मैं यहां पर जो बोलने वाला हूं आप समझ में आ रही होगी आपको, रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार से होंगी कि विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। बड़ी चौंकाने वाली बात है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और विद्युत का निर्माण हो रहा है, बिजली का निर्माण हो रहा है। जो आप सेल उपयोग करते हो अपने ईयरफोन में, अपने मोबाइल में, जो आप घड़ियों में यूज करते हो, लाइट जलाने के लिए उपयोग करते हो, खेल खेल में बहुत सारी जगहों पर उपयोग करते हो, रेडियो में यूज करते हो, वो सेल काम कैसे करता है भाई, कि बिजली कैसे बन जाता है, बिजली बनने का क्या रीजन है, अगर आप जान जाते हो तो सोचो कितनी अच्छी बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भाई बात बता दूं कि असल में पढ़ाई या एजुकेशन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं होता है। एजुकेशन जो होता है आपको संपूर्ण बनाने के लिए होता है, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए होता है और अपनी जिंदगी को समझने के लिए होता है। फिलहाल यही मैं आपको कराने वाला हूं कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होंगे, गैल्वेनिक सेल क्या होंगे। वैसे फिगर तो आपके पास नजर आ रहा है, पर ये क्या है पूरा स्ट्रक्चर बना करके कराऊंगा। अब एक काम करिए, कॉपी ओपन कर लीजिए। पहला काम करिए, कॉपी ओपन कर लीजिए। यहां तक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे सारी बातें आपको कराऊंगा। जब गैल्वेनिक सेल की बारी आएगी तब आप लिखना शुरू करेंगे। फिलहाल सेल किसे कहते हैं? वह पात्र जिस पर रेडॉक्स क्रिया होती है, वह पात्र जिस पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है या रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, उसको कहेंगे हम लोग
विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन यहां पर एक बात बताऊं तो सिंपल सी बात अगर कहना चाहें, ऐसा कोई सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उस सेल को कहा जाता है, उस पात्र को कहा जाता है सेल। और सेल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ये पढ़ चुके हैं आप लोग। अब अगला चरण हमारा शुरू होता है इस सेल की पूरी डिटेल में जाने की। विद्युत रासायनिक सेल क्या है आप जान चुके हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले सेल को विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को यह बात एकदम क्लियर हो गया है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? सबको क्लियर हो गया है कि रासायनिक अभिक्रिया होगी और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। वो एक बैटरी देखे होगे, एक सेल देखे होगे जिसको घड़ियों में लगाते हो, वहां बहुत सारे केमिकल्स भरे होते हैं। वो क्या होते हैं आगे जाके पढ़ाने वाला हूं। वो केमिकल्स भरे होते हैं, उस केमिकल में आपस में रिएक्शन होते रहता है और बिजली का निर्माण होते रहता है। जब पूरी तरह से रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होना बंद हो जाता है, तो फिर वो विद्युत ऊर्जा का निर्माण बंद हो जाता है। मतलब हम पता लगा सकते हैं कि उस सेल में कब तक रासायनिक क्रिया हो रही है, तो जब तक विद्युत मिल रहा है, जब तक बिजली मिल रही है उससे, तब तक रासायनिक क्रिया हो रही है। बस यही कहानी है उसकी। चलिए साहब, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है विद्युत रासायनिक सेल का। वो है गैल्वेनिक सेल, वोल्टी सेल, ये दोनों एक ही चीज है लगभग, ठीक है। फिर डेनियल सेल, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। शुष्क सेल, ईंधन सेल, ये सब विद्युत रासायनिक सेल होते हैं। वैसे विद्युत रासायनिक सेल को अगर भी हम बांटें तो दो प्रकार का होगा। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल, जिसको आगे जाकर के कमर्शियल के सेल के रूप में बताने वाला हूं मैं आपको। तो सारे बच्चे इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। फिलहाल ये बातें समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करें, इनका इतिहास क्या है। तो 1780 में लुइजी गैल्वेनी, एल गैल्वेनी ने एक सेल बनाया, एक रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत धारा का निर्माण करके दिखाया, और उसके बाद इसमें काफी सुधार हुआ 1800 में अलेक्जेंड्रा वोल्टा के द्वारा, और फिर उसको प्रस्तुत किया 1800 में। तो यहां पर ये एल लुइजी ने बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्या लुइजी गैल्वेनी ने बनाया, इसलिए गैल्वेनी सेल या गैल्वेनिक सेल कहा जाएगा। और चूंकि वोल्टा ने बनाया, अलेक्जेंडर वोल्टा ने बताया, इसलिए इसको वोल्टिक सेल कहा जाता है। तो सेल का दो नाम इसी कारण से आया। चलिए आगे चलें। गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल हम पढ़ने वाले गैल्वेनिक सेल, उसका एग्जांपल है विद्युत रासायनिक का। तो गैल्वेनिक सेल क्या होंगे, इसके लिए थोड़ी सी हम जानकारी देंगे। पूरी जानकारियों की तरफ मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, अपनी कॉपी में नोट जरूर करते जाइएगा। हल्की सी एक जानकारी देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कोई प्रेशर नहीं लेना अपने दिमाग में। जिसके दिमाग में नहीं आ रही बहुत सारी बातें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉपी में मेरे साथ आप सिर्फ नोट करेंगे, एकदम क्लियर समझ में आएगा। दोबारा पढ़ेंगे 100% क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। क्लास 12th में अपने क्लास में सबसे टॉपर स्टूडेंट रहोगे इस टॉपिक पे। चलो देखते हैं। वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे हैं सेल की क्रियाविधि। सेल की क्रियाविधि रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। मतलब विद्युत रासायनिक सेल के अंदर होने वाला रिएक्शन कैसा होता है, रेडॉक्स होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। अब ये रिडॉक्स के बारे में थोड़ी हल्की जानकारी आपको दे दूं। रिडॉक्स दो शब्दों से बना हुआ है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। याद रखना बेटा, आज की क्लास को जबरदस्त तभी बना सकते हैं आप। तो क्या होता है, ये दो शब्दों से बना हुआ है। अब मैं यहां पर बता दूं, रिडॉक्स यानी हुआ ऐसा सेल जिसमें दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो उसको रिडॉक्स कहते हैं। तो अब देखो ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, सबको पता है। बस एक शब्द पकड़ लो, ऑक्सीकरण को पकड़ लो, अपचयन अपने आप समझ में आएगा। बस एक लाइन, इलेक्ट्रॉन दान करना।
इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। बस इतना ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन की हानि को ऑक्सीकरण कहते हैं। सारे बच्चों को क्लियर, एक पॉइंट पकड़ना है, बस एक पॉइंट पकड़ना है। बच्चा बहुत सारे रट्टा मारते 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 थक जाता है, बाद में बोलता मैं कंफ्यूज हूं। नहीं कंफ्यूज होना, बस ये पकड़ लो। तो अब चयन क्या आपको क्लियर? क्या? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब दान करता है कोई परमाणु, इलेक्ट्रॉन अपने से निकाल दिया तो उस जगह पर क्या बचेगा? उतना धनावेश जितना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो इस तरह का रिएक्शन कहीं पे देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकल गया और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यहां पर 0 है, यहां पर प्लस हो गया। तो इस रिएक्शन को कहा जाएगा ऑक्सीकरण। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को यह बात क्लियर हो रही है और आप समझ पा रहे हैं इन बातों को। ठीक है, तो क्या हुआ? यहां पर आपने देखा कि ये ऑक्सीकरण है, रेड यहां पर, और अपचयन में जस्ट उल्टा, किसी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो नेगेटिव हो गया, या M+ हुआ तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो इतनी बात पकड़ लो। और ये दोनों रिएक्शन अलग अलग पात्र में होता है, इसमें अलग अलग पात्र में होता है। जिस सेल में एक सेल, दो पात्र अलग अलग है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं किसी तरह से, और यहां पर एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह पर रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है अप्रत्यक्ष रिडॉक्स, यानी कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट नहीं, एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगहों पर। फिलहाल इसके बारे में और मैं बातचीत करूंगा। फिलहाल गैल्वेनिक सेल की पूरी डिटेल हम अब समझने वाले हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं भिन्न भिन्न पात्रों में होती है जो लवण सेतु से आपस में जुड़ा होता है। अब ये लवण सेतु क्या है, अलग अलग पात्र क्या है, और वो कैसे आपस से जुड़े रहते हैं, और साथ में वो दोनों रिएक्शन जो चलती है ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग पात्रों में कैसे पॉसिबल हो पाता है, ये सारी बातें अब समझने वाले हैं। अब अपनी कॉपी बेटा एक ही काम करो, अब लिखने की बारी आ गई है। जैसा जैसा बोलूंगा वैसा वैसा लिखना है आपको। अब लिखने की बारी आ गई, अब लिखना शुरू करिए। फिलहाल एक पॉइंट और दे देता हूं। किसी भी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड कहलाता है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड कहलाता है कैथोड। यहां पर मैं शब्दों को चेंज नहीं करने वाला। हिंदी में कई लोग एनोड को धनोड बोल देते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो ये धन और ऋणोद वाली शब्द उपयोग नहीं करेंगे। एनोड को एनोड बोलेंगे, कैथोड को कैथोड बोलेंगे। मेरी बात समझेंगे? एनोड को एनोड बोलेंगे, कैथोड को कैथोड बोलेंगे। यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं करने का। जहां पर जो बोला जा रहा है ध्यान से सुनिएगा, बस यहां पर ध्यान रखेंगे। एनोड किस इलेक्ट्रोड को कहा जाएगा, एकदम दिमाग में बिठा लो 100%। ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ाया है इसमें, दुनिया भर का नहीं। जो प्लस होता है, जो माइनस होता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। दिमाग में मत बैठाइएगा प्लस और माइनस शब्द, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आगे जाकर के। मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करे अपने दिमाग में। एनोड जिस पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है। बस यही एक छोटी सी चीज को पकड़ लो आप, बिल्कुल पकड़ लिए। तो एनोड क्या है, जिस पे ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड क्या है, जिसमें अपचयन होता है। बस एक बात अपने दिमाग में डाल लो। हो गया सबको क्लियर? तो एनोड और कैथोड की बात हो गई। अब चलते हैं गैल्वेनिक सेल। यहां पर जो दिख रहा है ना, मैं यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप भी इस चीज को बना सकें। तो चलो बेटा, एक कॉपी में ड्रॉ करोगे। फिर ये जो गैल्वेनिक सेल होता कैसे है, जब आप बनाओगे ना अपनी कॉपी में, दिमाग में क्लिक करते जाएगा, बैठते जाएगा, बैठते जाएगा। ऐसे दिमाग में ऐसे किसी चीज को देखने या सुनने से नहीं बैठता है, उसको डालना पड़ता है। तो डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉपी में बनाना है। चलो मेरे साथ बनाओ, चलो चलो बनाओ मेरे साथ। पहले गैल्वेनिक सेल को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, चलो मेरे साथ बनाओ। दो पात्र आपको नजर आएंगे। ये एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। चलिए, ये दूसरा बीकर है। वो एक बीकर था, ये दूसरा बीकर है। ओके, दो बीकर है, दो पात्र है। बना लिया आप लोगों ने? यस बोलते जाओ, मेरे साथ बस करते जाओ, सब कुछ क्लियर होगा। इधर उधर की बात मत करो। थैंक यू सिस्टर, है ना जगदीश? ठीक है, तो क्या करो, आप बना लो इसको। फिर इसके बाद इस पात्र में आपने एक विलयन रखा है।
ऐसा नहीं कि वो ग्रीन कलर का होगा। ये विलयन है जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब जली विलयन, AQ लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरे साइड में भरा हुआ है जिंक सल्फेट, इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, वो भी एक्वस सॉल्यूशन है। हमने इसकी सांद्रता रखा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसकी सांद्रता रखा है 1.0 मोलार। यहां पर भी मैंने रखा है 1.0 मोलार। मोलारिटी चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं। यस। अब इसमें मैंने डुबाया एक धातु जिंक सल्फेट के विलयन में। यह जिंक सल्फेट है, इसके जली विलयन में मैंने डुबाया जिंक धातु, जिंक सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने डुबाया कॉपर धातु। ये लीजिए, जिंक सल्फेट के विलयन में मैंने जिंक डुबाया, कॉपर सल्फेट के विलयन में मैंने कॉपर डुबाया। इससे क्या होगा, जब तक ये कनेक्ट नहीं रहेगा कोई रिएक्शन नहीं होगा, अपने आप में फ्री है। ओके। अब यहां पर आप समझोगे, एक आयनिक चालक मैंने लिया जिसमें आयन प्रवाहित होती है। इसे कहा जाता है, ये एक जेली है, जैम जैसा होता है, जिसमें KCl और KNO3 होता है। मैं लिख देता हूं इसका नाम, आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। यह है लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज। लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज लिखो, लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज। नोट कर रहे हो ना सबके सब? नोट करना बहुत जरूरी है भाई, नोट करना, क्योंकि आखिरी में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसका जवाब देने में तभी सक्षमता हासिल होगी, है ना। तो ये हो गया। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर क्या है, अगर एक जेली है, जैम बनाता है, जैम जैसा, जैसे जेलेटिन बनता है ना, उसी टाइप का। तो अगर प्लस पानी प्लस KCl प्लस KNO3 ये होता है। इनको गर्म पानी थोड़ा गर्म किया गया, उसमें अगर मिला दिया गया और थोड़े से अच्छे से गर्म किया गया, और उसमें डाल दिया गया थोड़ा सा KCl थोड़ा सा KNO3। उसके बाद वो जब तक गर्म रहेगा तब तक वो गीला रहेगा पानी की तरह। अब उसको कांच की नली में, यू नली में, यूट्यूब कहते हैं हम लोग, है ना, यू नली में उसको सीधा यूट्यूब लग दिया गया, ऐसे रख दिया गया और इसमें भर दिया गया, इसको डाल दिया गया। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इतना जम जाएगा, जैम बन जाएगा, जेली बन जाएगा। अगर उसको उल्टा भी कर दो तो भी वो नहीं गिरने वाला। बस ये ध्यान रखिएगा। ये है, इस तरह की व्यवस्था है। और ज्यादा अगर डर है कि निकल जाएगा तो थोड़ा सा इसमें कॉटन का प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग मतलब रुई ऐसे फंसा देते हैं ताकि अंदर नीचे ना गिरे। अब इतना कितने बच्चों ने बना लिया, इतना बनाने पे भी आपको सेल की पूरी स्ट्रक्चर पता चल गया, सेल होता कैसे, सेल के अंदर होने वाली क्रियाओं के बारे में बात करूंगा इसके बाद। फिर इसके बाद इन सारे के बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको लिख करके बताने वाला हूं कि अपनी कॉपी में क्या लिखने वाले हैं, अपने नोट्स में क्या लिखेंगे, यह भी बताने वाला हूं। चलिए जी, आपने लिखा ज्योति यादव, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कोई आएगा नहीं आएगा क्या करोगे आप, है ना, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके। राजपूत, ओके, तो कॉपी में लिख रहे हो। मैंने देख रहा हूं यहां पे जो बच्चा पढ़ने वाला है बिल्कुल चैटिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल अपनी कॉपी में बना रहा है। तो वो सारे बच्चे बताओ, यस करके लिखो जो कॉपी में बना रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं वो यस करो, ताकि मैं जान लूं कि मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं। यस, पढ़ने वाले जब बच्चे आते हैं ना बेटा, बहुत खुशी होती है। और हमें यह लगता है कि हमारे साथ, अपने साथ, अपनी सक्सेस के साथ हमारा नाम जरूर जोड़ने वाला है। तो ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ के लिए हम कुछ तो रोल अदा कर सकते हैं, हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान है उसकी जिंदगी में। अच्छा लगता है ये देख के, सुन करके। बन गया बेटा, चलिए, वे बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सारे बच्चों ने कहा बना दिए। अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि इस जगह पे क्या होने वाला है। अब देखो, ये जो है, इस जगह पर ये दो धातुएं हैं, इस तरह से अगर जुड़ा होगा तो क्या घटना होने वाली है उसके बारे में बातचीत करने हैं।
पहली बात समझो, ये जिंक पर मैं इसको थोड़ा छोटा करके फिर इसमें लिखना शुरू करता हूं। नहीं, इसको छोटा लिख देता हूं ताकि आप तो लिख ही चुके हो, तो आपको परेशानी होगी नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी उस जगह की। तो इस जगह पे क्या है, ZnSO4 एक्वस, सबने लिख लिए हैं। यहां पर होने वाले रिएक्शन को मैं इस जगह पर लिखने वाला हूं। क्या होगा इस जगह पर, क्या होता है, जैसे जिंक धातु को इस विलयन में डुबाया जाता है, एक छोटी सी घटना होती है, वो ये है कि अब आप देखो इस विलयन में, देखो ये जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये जिंक सल्फेट का। कॉपर सल्फेट के विलयन में एक चीज तो है जरूर, वो है, मैं यहां पे लिख दूं एक लाइन, कि जिंक सल्फेट के जो सॉल्यूशन है, विलयन है, वो जल में वो आयनीकृत हो गई है Zn2+ और SO4 2- में। आप जानते हो, जैसे आपने सुना है ना कभी कि भाई नमक को पानी में डालते हैं तो NaCl बन जाता है, और अगर संतृप्त विलयन है तो इनमें ऐसा हो असर, और यार Na+ और Cl- बन जाता है, और अगर संतृप्त विलयन है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उनके आयनों के साथ साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। ये जानते हो, वही घटना यहां पे हो रहा है, और यही घटना यहां पर होगा। यहां पर भी क्या होगा, देखो ये मिटा दे रहा हूं बेटा ना, सॉल्ट ब्रिज की जानकारियों को मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मैं यहां पे लिख सकूं कुछ चीजें। चलिए, यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आप देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट को जब पानी में घोला गया, जो ये सॉलिड है, पानी में आने के बाद Cu+2 और SO4-2 बनाएगा। ये सारी बातों को दोबारा बताऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान मत होना, जब सेकंड टाइम बताऊंगा एकदम दिमाग में क्लिक कर जाएगा। फिर हो गया, चलो ये इसके विलयन में आपको नजर आ रहा है। तो इसके विलयन में क्या दिख रहा है, काफी मात्रा में Zn2+ आयन है और SO4- आयन है, -2 आयन है, ठीक है। और इसके विलयन में क्या है, काफी मात्रा में Cu2+ आयन है और SO4- आयन भी है। जैसे ही, हेलो अब सुनना, ये हो गया, जैसे ही जिंक को डुबाया गया, हेलो मैंने क्या कहा, जैसे ही जिंक को डुबाया गया, किसमें, इस विलयन में डुबाया गया, जिंक में एक घटना हुई। क्या हुई भाई, कुछ तो हुआ होगा, कोई बता सकता है। जैसे जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाया गया, एक घटना होता है। वो क्या है बताता हूं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसको डुबाया गया, एक घटना हुआ, वो है कि जिंक, ये जो जिंक मेटल है जो यहां पर Zn के रूप में है, वो विलयन में जाने लगता है। और विलयन में कैसे जाएगा, विलयन में Zn2+ बन करके जाएगा। देखो ये जिंक Zn2+ बना लिया, तो इनसे 2+ कैसे बनेगा, जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इस तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। अब ये जिंक 2+ बना, इलेक्ट्रॉन निकला गया कहां, ये इलेक्ट्रॉन इसी धातु पर रह जाता है, धातु पर रह जाता है और ऋण आवेश आ जाता है इसमें, यानी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पार्ट है ना, इसको कहा जाता है अर्ध सेल। क्या कहा जाता है, अर्ध सेल। ये विभाग कहलाता है अर्ध सेल। तो ये चूंकि ये वाला भाग कैसा अर्ध सेल है, जिंक धातु का है, इसलिए कहा जाता है जिंक अर्ध सेल। जिंक अर्ध सेल, इसको क्या कहते हैं, जिंक अर्ध सेल, हाफ सेल। और इसके वाले को कहा जाता है कॉपर अर्ध सेल। लिख लो कॉपी में, अभी थोड़ा कचरा जैसा हो जाएगा पहले, सेकंड टाइम में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जिंक अर्ध सेल कहलाता है, ये कॉपर अर्ध सेल कहलाता है। अब यहां पर क्या हुआ, जिंक धातु को जैसे डुबाया गया, Zn2+ बना और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। हेलो, कोई बच्चा मुझे बताएगा, इलेक्ट्रॉन जब दान होता है तो उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स में से क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, जल्दी बताइएगा। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन कहते हैं, क्या बोलेंगे, बोलिए जल्दी से, बच्चा बोलो बेटा, जल्दी से लाइक भी ठोक दो, जल्दी से बोलो, क्या यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन, जल्दी बताओ।
मैं यहां पर लिखना चाहता हूं। हाँ जी, जवाब मिलने लगा है। ओके, तो यहां पर होता है ऑक्सीकरण, मतलब इसको ऑक्सीकरण अर्धसेल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अर्धसेल भी कहते हैं। एक और मजेदार बात है, चूंकि लेफ्ट साइड है तो इसको बोलते हैं क्या, बायां अर्धसेल भी कहते हैं। तो यार वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है, फिर भी बोला जाता है ऐसा। तो जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसको पहले बाएं साइड लिखते हैं और अपचयन होता है उसको दाएं साइड लिखते हैं। ये एक घटना हुआ। दूसरा, ये देख रहे हैं आप, तब क्या हुआ है, इस जगह पर जिंक धातु को जैसे विलयन में डुबाया गया, जिंक धातु ने जिंक आयन बनाया, विलयन में आ गया। इलेक्ट्रॉन रह गया। इलेक्ट्रॉन कहां पे रह गया? इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड पर रह गया मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन की काफी मात्रा आ गई। इस इलेक्ट्रोड पर काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, इकट्ठा हो गया। इसको निकलना जरूरी है। तो ये इलेक्ट्रॉन विलयन में कभी नहीं जाता ना, इलेक्ट्रॉन कभी भी विलयन में नहीं जाती है। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कहां पर? धातु के तार पर। ये धातु का जो वायर है, तार है, उसकी तरफ वो गति करेगी, बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब दूसरे साइड पे बात करते हैं। इधर का काम आपको क्लियर है, इधर की बात करते हैं। मैं 2 बार बताऊंगा, बोला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस तरफ बात करिए, क्या हुआ जब कॉपर धातु को इसमें डुबाया गया तो यहां पर उल्टी प्रक्रिया होने लगी। उल्टा क्या? देखो, उल्टा प्रक्रिया क्या हुआ, जब इस धातु को डुबाया गया तो इस कॉपर की तरफ जो विलयन में उपस्थित आयन है Cu+2, वो इसके तरफ आने लगता है। तो यहां पर होता क्या है, Cu2+ इसके तरफ आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और Cu धातु बन जाएगा। यह क्रिया कहलाएगा अपचयन। देखो भाई, इस जगह पर क्या हुआ, इसके पास गया Cu+2, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। इस धातु के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन थे उस इलेक्ट्रॉन को मांगने लगता है और Cu बनने लगता है। इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकलेगा तो यह धातु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। धातु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर इसमें प्लस चार्ज आने लगता है, इसमें धन आवेश आने लगता है, इस तरह से, और एक तरह से साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तो यह धनात्मक हो गया। अब आप समझो, इस जगह पर ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक वाले पर ऑक्सीकरण जिस जगह पे होता है उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है, और जिस जगह पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहा जाता है। अब इसी के साथ साथ देखो भैया, एनोड क्यों कहे, इसको कैथोड क्यों कहे? क्योंकि अपचयन हुआ है। इसको एनोड क्यों कहे? क्योंकि इस पे ऑक्सीकरण हुआ है। अब आपको झटका लगा होगा, आपके दिमाग में, काफी स्टूडेंट के दिमाग में झटका लगा होगा कि सर हमने एनोड पढ़ा था, प्लस प्लस, आप तो माइनस को आप एनोड कह रहे हो, पाप लगेगा आपको, यही बोल रहे होगे। मुझे पाप नहीं लगेगा बेटा, मैंने पढ़ाया आप भी थोड़ी देर पहले, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, एकदम परफेक्ट है। चूंकि यहां पर दूसरी की तरह से होती है, जब विद्युत अपघटन की क्रिया होगी ना तो वहां पर प्लस वाला एनोड होता है, यहां पर विद्युत रासायनिक क्रिया है। ध्यान रखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट चेंज होने का समय आ गया है, आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हैं, उसको सुधारने का समय आ गया है। डीप में जाइए, हवा हवा में आपको बता दूंगा, कोई सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूं कि हवा हवा सेल में यहां से बिजली बनती है, बिजली से ये बनता है, हम ऐसा नहीं बात करूंगा। मैं आपसे बात करूंगा विज्ञान की। हम विज्ञान पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिससे आपकी बड़ी ग्रोथ है। कंपटीशन को आप क्रॉस करोगे, 12th को क्रॉस करोगे। तो आप देखिए ध्यान से, क्या बोला मैंने यहां पे, तो यहां पर आपने एक चीज देख लिया, जिंक पर क्या हुआ, कॉपर पर क्या हुआ। इसी चीज को मैं दोबारा ड्रॉ करके आपको दोबारा पढ़ाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, आप तैयार रहिएगा, एक एक चीजें बैठ जाएगा और फिर लिखेंगे भी हम कॉपी में, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की काफी मात्रा बन गई बेटा जी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसको अगर हमने बाहरी परिपथ से जोड़ दिया, मान लेते किसी बल्ब से जोड़ दिया या वोल्टामीटर से जोड़ दिया, किसी चीज से भी जोड़ दिया, तो क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हुए इस तरफ जाने लगता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो इस इलेक्ट्रॉन को लेते हुए आएगा और इसमें प्रवेश करते जाएगा। तो जितनी कॉपर Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते जाएगा और यहां पर Cu के रूप में ऊपर जमने लगेगा। तो विलयन में जो Cu+2 है वो ग्रहण कर लिया जाता है,
इलेक्ट्रॉन और यहां पर कॉपर धातु जमने लगता है। यहां पर जिंक जो टूट करके विलयन में जाने लगता है और वो यहां पर सी किसकी कमी हो जाती है, यहां से इलेक्ट्रॉन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाता है। अब आपने हो सकता है कि 10% समझे हो, आप हो सकता है कि 20% समझे हो सकता है कुछ बच्चे 100% समझे हो, नो प्रॉब्लम। अब आपको मैं 100% की तरफ हर बच्चे को ले जाना चाहता हूं। तो भैया आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें और लिखिएगा जी। टनेटो आई एम अनुज, ओके। तो बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो अनुज, चैटिंग मत करो यार, क्या मिलता है आप लोगों को, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। चलिए साहब, ये क्लियर हो गया आप सबके लिए। अब चलो जो मैं लिखाऊंगा उसको नोट करते जाइएगा। ये है एकदम फ्रेश बोर्ड, यहां पर आप देखिए वो सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए और कॉपी में दोबारा आप लिखेंगे मेरे से पहले, क्योंकि अगर अभी तक पढ़े हो तो, अगर नहीं पढ़े हो तो वो बच्चे जो शुरू अभी आ रहे हैं नया ना, वो इस वीडियो का शुरुआत से देखना शुरू करो और फिर लिखना शुरू करो। चलो मैं यहां पर क्या रखने वाला हूं, क्या क्या बताने वाला हूं, पूरी फुल पेज है मेरे पास, बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। गैल्वेनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं, एक जिंक अर्ध सेल और एक कॉपर अर्ध सेल। पूछते जाना बताते जाना, गैल्वेनिक सेल में कितने अर्ध सेल होते हैं? 2 अर्ध सेल होते हैं, एक जिंक अर्ध सेल और एक कॉपर अर्ध सेल। जिंक अर्ध सेल में क्या होता है? जिंक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है जिंक इलेक्ट्रोड पर और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन बनता है। दूसरी तरफ कॉपर अर्ध सेल में क्या होगा? अपचयन होगा। जिंक अर्ध सेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिंक निगेटिव हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहरी परिपथ से होते हुए कॉपर की तरफ जाता है, कॉपर जो कि पॉजिटिव हो चुका है उस तरफ जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का बहाव होने लगता है। याद रखना, फिजिक्स में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की विपरीत दिशा को विद्युत धारा की प्रवाह कहते हैं। तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलो आगे चलें। 2 अर्ध सेल, 2 अर्ध सेल है, ये लीजिए। इस अर्ध सेल में क्या है? इस अर्ध सेल में है जिंक सल्फेट का जली विलयन, इस अर्ध सेल में क्या है? कॉपर सल्फेट का जली विलयन। इसे कहा जाता है जिंक अर्ध सेल, जस्ता अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल। ऑक्सीकरण सेल, और इसको कहा जाता है कॉपर अर्ध सेल। जिंक अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक अर्ध सेल में मैंने जिंक इलेक्ट्रोड डाला गया, कॉपर अर्ध सेल में कॉपर इलेक्ट्रोड। यहां पर क्या हुआ, जैसे जिंक, अच्छा जिंक अर्ध सेल में जो सॉल्यूशन है वो इस जगह पर क्या सॉल्यूशन है? जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट टूट गया है विलयन में, Zn2+ और SO4 2- है। नोट करते जाइएगा, नोट कर रहे हो ना बेटा जी? याद हो रहा है? कितना % आप समझ पा रहे हो, कितना % आपको याद हो पा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। मैंने आपको एक लाइन कहा है कि अगर आप में वो क्षमता है मेहनत करने की ओनली, तो आपके % एकदम हाई आएंगे। आप पर डिपेंड करता है यार, खाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना खाएगा, देने वाला अगर दे रहा हो तो। ग्रहण करने वाले पे डिपेंड करता है वो कितना ग्रहण करेगा, देने वाला अगर आपको दे रहा हो तो आप कितना ग्रहण कर सकते हो आप पे डिपेंड करेगा। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। काश हमें कोई टीचर हमें इस तरह से पढ़ाता, बस यही एक लाइन हम जानते हैं। और आपको वो काश लगाने की जरूरत, जिस दिन आप बोलोगे ना कि अपनी लाइफ में बताओगे काश हमको कोई टीचर इस तरह पढ़ाता, तो आपको याद रखना चाहिए कि उस दिन आप झूठ बोल रहे होगे, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए इतने सारे लोग उमड़ पड़े हैं, अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे हैं, फिर आप कोशिश नहीं कर रहे हो। यही आपकी
बदकिस्मती हो जाएगी। आप इतने बदकिस्मत मत बनिए। बेहतर से बेहतर क्लास आपको मिल रहा है, जुड़े रहिए और अच्छा करते रहिए। ध्यान रखिएगा, बस इतना ही बात बोलूंगा मैं आपको। चलो, इस तरफ क्या है, ये कॉपर सल्फेट टूट चुका है Cu+2 और SO4-2 में। ये है भाई। आप सबको एक बार बताना चाहूंगा कि एक बड़ी सूचना है कि आपकी जो क्लास होगी, जो 8:05 पे चालू होती है, वो 8:15 से चालू होगी, ताकि आप सब बहुत अच्छे से हमारे क्लास के साथ जुड़ सकें। जो बच्चे थोड़े लेट हो जाते हैं उनको भी आपको सूचना देने के लिए, उन बच्चों को भी जोड़ने के लिए ऐसा किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, अब क्या हुआ बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। जिंक धातु को जब डुबाते हो इस विलयन में तो ये Zn2+ बनता है भाई, Zn2+ बनता है। मतलब यहां पर एक रिएक्शन हुआ है कि जिंक टूट जाता है Zn2+ के रूप में और 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां रह गया, यहीं पे रह गया। तो इस तरह से ये नेगेटिव हो गया। ये क्रिया हुई ऑक्सीकरण, इसलिए इसको कहा गया एनोड। दूसरे तरफ बात करते हैं। इधर जब कॉपर को डुबाया गया तो आपको पता है ना, इस जगह पर 2 चीजें हैं। पहले से ऑलरेडी इसमें क्या है, जिंक आयन था और SO4-2 आयन था। यहां पर कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस आयन है और SO4 आयन पहले से है। लेकिन यहां पर जैसे ही इसको डुबाया गया तो कॉपर धातु इस विलयन में नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया, अगर आपके पास प्रश्न होगा, सर यहां पर हो सकता था कि कॉपर आयन बना ले और ये जिंक जो है वो धातु बना ले, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। इसका जवाब मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इसका जवाब पॉसिबल नहीं है। चलो साहब, तो ये कॉपर को यहां पर जैसे ही गया, ये कॉपर जो विलयन में है वो इसके पास जाता है और इसके ऊपर जमने लगता है। तो भाई ये कैसे जम जाएगा, Cu+2 है तो ये धातु से इलेक्ट्रॉन लेता है और इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये प्लस चार्ज हो जाता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ है Cu धातु 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu बना लेता है, यानी यहां पर हुआ अपचयन। क्या हुआ बेटा जी, यहां पर हुआ अपचयन। कुछ बात क्लियर हो गई होगी, यहां पर होता है अपचयन। अब बताते हैं, तो अपचयन होता है मतलब ये कैथोड का काम कर रहा है। तो ये एनोड अर्धसेल कहलाता है, वो कैथोड अर्धसेल कहलाता है। ये एनोड इलेक्ट्रोड कहलाता है, ये कैथोड इलेक्ट्रोड भी कहलाता है। नाम बहुत सारे अलग अलग जगहों पर बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, आपको पता रहना चाहिए। अब अगर इसको किसी बाहरी परिपथ से यानी बाहरी वायर से मैं अगर जोड़ दूं इस तरह से, तो आपको क्या नजर आएगा, यहां पर मैंने एक वोल्टामीटर लगा दिया या विद्युत धारा का उपयोग करने वाला कोई उपकरण लगा दिया, बल्ब लगा दिया, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हुए इस दिशा में बहते हुए आगे बढ़ती है और इस तरह से इसमें प्रवेश कर जाता है और ये इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये प्लस है, प्लस में कमी आने लगती है और इस तरह से माइनस में कमी आने लगती है। माइनस में कमी आने लगेगी तब तक ये जिंक जो है जैसे जैसे झड़ते जाता है माइनस बढ़ाते जाता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो बाहर निकलता रहेगा और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसे प्लस के रूप में ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर यह प्रोसेस हुआ। अब ये सारी घटना होने के साथ साथ क्या हो रहा है, इस जगह पर पॉजिटिव आयन कम हो रहा है, सल्फेट आयन बढ़ रहा है। आप देखो सल्फेट आयन की संख्या जो है कॉपर आयन की तुलना में धीरे धीरे ज्यादा होती जा रही है। कॉपर कम हो रहा है तो सल्फेट बढ़ रहा है। इधर क्या हो रहा है, यहां पर जिंक आ रहा है तो जिंक आयन जो है यहां पर ज्यादा हो रहा है सल्फेट आयन की तुलना में, यानी माइनस आयन की तुलना में। तो ये देखो ये ज्यादा हो गया, इधर ये कम हो गया। अब ये कुछ टाइम तक चलेगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहां पर ऐसा हुआ कि ये इनकी तुलना में बराबर नहीं है, ये इनकी तुलना में बराबर नहीं है। सो इसको भी बनाए रखने के लिए आंतरिक परिपथ का उपयोग करेंगे, यानी कोई चालक ऐसा रखेंगे जो इनके ऋण आयन जो ज्यादा हो गया है उसको यहां पर शिफ्ट करें। ये लीजिए, इसको मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं तो कैसे होगा, एक लवण सेतु लगाया, इसको आपने कहा है लवण सेतु, और लवण सेतु कैसे बनता है इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं भी देने वाला हूं। लवण सेतु जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लवण सेतु होता क्या है, इसके कार्य क्या है, जस्ट बताने वाला हूं। उसके लिए थोड़ा सा आपको
वेट करना पड़ेगा। सो ये लवण सेतु है और ये लवण सेतु का काम क्या होता है, ये सल्फेट आयन इसमें से होते जाएगा नेगेटिव आयन और इससे से नेगेटिव आयन इसमें आएगा। सो देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है इधर और इधर से इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज जा रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इधर से होकर के माइनस आयन इस तरफ आ रहा है। मतलब ये एक सर्कुलेशन हो रहा है, देख लीजिए आप, यानी एक तरह का पंप का काम करता है सेल। बेटा यहां पर होने वाली घटनाएं देखिए, यहां पर क्या हुआ, जिंक 2+ बनाया, यहां पर क्या हुआ, कॉपर आयन जो है कॉपर बनाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दो इसमें सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगा, सेल अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें होने वाली घटना को दर्शाना है तो बोलते हैं भैया इसमें दोनों जगह पर होने वाले रिएक्शन को दर्शा रहा हूं। यहां पर होने वाली घटना क्या हुई है, जिंक जो है, जो सॉलिड है वो बनाया जिंक 2+। याद रखना खड़ी लाइन, पाइपलाइन, खड़ी लाइन लगाना है। फिर उसके बाद डबल लाइन लगाना है। फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ Cu+2 है, वहां पर खड़ी लाइन Cu बनाता है। ये सॉलिड है, एक्वस बनाया, और यहां पर एक्वस है, वो सॉलिड बनाया। तो इसको सेल अभिक्रिया कहते हैं। इस सेल में, इस सेल का विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होता है 1.10 वोल्ट मानक कंडीशन में। तो ये याद रखिएगा। इनकी पूरी डिटेल्स, बहुत जानकारियां हैं, बहुत सारी जानकारियां। आपको इतना समझ में आ गया, आप बुक पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी। डाउट नट के साथ आप जुड़िए। हमारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं 15 सितंबर को, 15 सितंबर को। तो वहां पर आप आइए, हमारा एक नया कोर्स, जो नए बच्चे, जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए अभी तक, उन सारे बच्चों के लिए बेहतरीन एक बड़ा कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें इस साल कोर्स जो बच्चे एडमिशन लेने वाला है उनको बेहतर पढ़ाई मिलने वाली है और बेहतर एजुकेशन के साथ साथ बेहतर रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। सीखना है बेटा, आराम से सीखना है, कोई कठिनाई नहीं है, बड़ा आराम से सीख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरी बातें, मेरी आवाज, मेरे बोलने का तरीका शायद आपको समझ में आता होगा। चलो आगे बात करते हैं। अब देखें वो जो बताया उसके बारे में। अब लवण सेतु के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे करेंगे। लवण सेतु क्या है, किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे। देखो, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़ने के लिए जो आयनिक चालक होता है, उस चालक को ही हम लवण सेतु कहते हैं। ये जो आयनिक चालक है, इसी को हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। बनाया कैसे जाते हैं, बनाना, लवण सेतु बनाना, लवण सेतु बनाने के लिए काम किया जाता है, पानी हल्का गर्म रखा जाता है, गुनगुना पानी, गर्म पानी, गर्म पानी में मिला दिया जाता है अगर अगर, और फिर उसमें मिला दिया जाता है KCl थोड़ा सा, और मिला दी जाती KNO3 थोड़ा सा। फिर उसको, ये गर्म है, अच्छा अब इसको क्या करेंगे, अब यू ट्यूब में भर देंगे, यू आकार की कांच की नली इसमें भर देते हैं। ठंडा होने पर यह लवण सेतु बन जाएगा, ठंडा होने पर यह लवण सेतु बन जाएगा। इसको उल्टा भी करोगे तो भी ये अब पदार्थ नहीं गिरेगा, जेली बन जाएगा। इसमें से आयन का चालन होता है, यह कहलाता है लवण सेतु। लवण सेतु ऐसे बनाते हैं। अब आपको बताऊंगा लवण सेतु का कार्य क्या है। ये 3 कार्य पूछा जाता है, लवण सेतु किसे कहते हैं, इसके 3 कार्य या 2 कार्य लिखिए। बहुत आसान क्वेश्चन होता है भाई साहब, बहुत आसान क्वेश्चन है। लवण सेतु क्या है, परिभाषा हो गई, कैसे बनाते हैं ये हो गया। और यहां पर देखिए लवण सेतु यह आंतरिक सेल परिपथ को पूर्ण करता है। आपने अभी देखा, ये जब सेल 2 अर्ध सेलों को मिलाएंगे तभी तो एक संपूर्ण सेल बनेगा, यानी कि एक संपूर्ण सेल बनाने में मदद करती है। यानी कि दोनों के बीच में ये एक आंतरिक परिपथ का काम करता है। देखो ऋण आयन जो है इधर से इधर गति कर रही है, यहां से अगर इसमें, जब तक इसमें क्लोराइड रहेगा तब तक ये सल्फेट इधर से प्रवेश करेगा, इधर क्लोराइड मुक्त होते रहेगा। असल कहानी यह है कि हम SO4 को इधर मूव करा रहे हैं, नेगेटिव आयन को इधर से इधर मूव करा रहे हैं, ये काम हो रहा है। बेटा जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करिएगा हमारी क्लास, और खुद भी देखिएगा। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के सारे वीडियो का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। और आप डाउट नट के ऐप को लॉग इन करो, वहां पर जुड़ो, वहां पर आपको फ्री में भी क्लास मिल रही है, वहां पर जाकर के लाइव के साथ जुड़िए। यूट्यूब में ना हो करके आप लाइव जाइए, कहां पे, डाउट नट के ऐप में, और वहां पर जुड़ते जाइए। बहुत बढ़िया आपको मजेदार अनुभव होगा वहां पे। चलिए साहब आगे बढ़ता हूं मैं, जवाब देते जाइएगा। गैल्वेनिक सेल, तो ये लवण सेतु हो गया। अब 1 मिनट रिवीजन देखते हैं भाई साहब। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, ऐसा सेल जिसमें विद्युत धारा, रासायनिक क्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर आप देख रहे हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एक विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें 2 अर्ध सेल होते हैं,
ये अप्रत्यक्ष रेडॉक्स क्रियाएं यहां पे होती हैं। अप्रत्यक्ष रेडॉक्स क्रिया मतलब दो अलग अलग पात्रों में होता है, यानी इनडायरेक्ट रिएक्शन होता है। अलग अलग जगहों पर रेडॉक्स क्रिया होती है, एक जगह अपचयन होता है तो एक जगह ऑक्सीकरण होता है, इसको इनडायरेक्ट रेडॉक्स कहते हैं। तो वहां पर विद्युत धारा का निर्माण, दोनों एक ही चीज है। इलेक्ट्रोड एवं उनके प्रकार। इलेक्ट्रोड ऐसी युक्ति जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किया जाता है या दान किया जाता है, ऐसे युक्ति, इस पार्ट को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। फिर बातें करते हैं गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि। अभी गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि देखे थे। जिंक पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड का काम करता है। कॉपर पर अपचयन होता है, कैथोड का काम करता है। फिर बात करते हैं लवण सेतु तथा उनके कार्य। लवण सेतु और उसके कार्य क्या है? लवण सेतु आपने देखा, दो अर्ध सेलों को आपस में जोड़ने के लिए आयनिक चालक होते हैं। और उसके कार्य क्या है? हमने अभी कार्य के बारे में बात किया। कार्य क्या होते हैं कि भाई ये दो अर्ध सेलों को आपस में जोड़ता है, जिससे उसके आंतरिक परिपथ पूर्ण होते हैं। दो तीन कार्य मैंने जो लिखा है वो आपको लिखना है और कॉपी में रखना है। तो बेटा आप लोग सब लिखते हो कि नहीं? अगर क्या होता है, जेली समान पदार्थ होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, अगर जैम के समान पदार्थ होते हैं, यानी कि जेलेटिन के समान पदार्थ होते हैं। ठीक है, और कहां से आते हैं वो अलग बात है। एक क्विज देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं और इसका जवाब फटाफट दीजिएगा। कितने बच्चे देते हैं? चलिए साहब, क्विज है। क्वेश्चन नंबर वन है कि ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड में होता है? ए है एनोड, बी है कैथोड, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है? जल्दी बताएं, ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है? जल्दी सारे बच्चे इस बात को बताने की कोशिश करें, ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर होता है? एनोड पर? हाँ जी बोलिए जल्दी से। एनोड, कैथोड या दोनों नहीं? हाँ जी, ऑफिशियल। जूली, दीपक, अंकित, करण। ओके बेटा जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे जवाब देते हैं। जी ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। सारे बच्चों को क्लियर है, सारे बच्चों को पता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब क्लियर हो गया ना, एनोड कहां पर होता है, ऑक्सीकरण होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, लवण सेतु में किसका चालन होता है? कौन सी चीज है जो बहती है लवण सेतु में? बताइए किस चीज का चालन होता है, किस चीज का बहाव होता है लवण सेतु में? लवण सेतु में सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन का जवाब देते समय 2A 2B 2C ऐसे करके लिखिएगा। तो किस चीज का चालन होता है, कौन सी चीज बहता है? ABCD। जी आप लोगों ने राइट आंसर दिया है। यहां पर आंसर होगा आयन का बहाव होता है, ऋण आयन का बहाव होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखें बेटा, जल्दी से लाइक कर दो। आपकी क्लास है, आपको लाइक मिलेगा। आप लाइक करते हो इस क्लास को तो आप ही को लाइक मिलता है, हमें अगर हमारी वीडियोस को लाइक करते हो। लाइक क्यों करने का? लाइक करने से आपका हमारा मनोबल बढ़ता है। और याद रखना अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और डाउट नट के साथ जरूर जुड़िएगा। डाउट नट हमारा ऐप है, उस ऐप के साथ आइए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गैल्वेनिक सेल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? जल्दी बताएंगे। गैल्वेनिक सेल से कौन सी ऊर्जा प्राप्त करते हो आप? कौन सी एनर्जी आपको मिलता है? कौन बता रहा है भाई? क्यों ध्यान नहीं है क्या पढ़ाई में? इतना आसान क्वेश्चन जी, इतना आसान क्वेश्चन। कौन सी ऊर्जा मिलती है गैल्वेनिक सेल से? कौन सी ऊर्जा मिलती है? जल्दी से बताएं। ओके, मुझे लगता है कि काफी बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं और अब थोड़ी सी बात है। हाँ जी, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वो है विद्युत ऊर्जा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आज हमने क्या देखा? हमने देखा विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड एवं प्रकार, गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि, लवण सेतु, और हमने कुछ क्वेश्चन देखा, क्विज देखा, आपने जवाब दिया। अब आपके पास कुछ होमवर्क है, इनको अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा। पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनिक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाइए। कॉपी में लिखिएगा बेटा, गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल में दो पात्र होते हैं। एक पात्र में हम जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड जिंक धातु डुबा देते हैं। ऐसे बस लिखते जाइएगा, जैसा अपने शब्दों में बोल सकते बोलो, क्योंकि बोलने में तो आप माहिर हो, तो जरूर बोलिएगा इस तरह से। फिर उसकी क्रियाविधि समझाना है। फिर बात करते हैं लवण सेतु। लवण सेतु कैसे बनाए जाते हैं? मैंने अभी बताया लवण सेतु कैसे बनाए जाते हैं, किन किन पदार्थों को लेकर बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड और कैथोड पर होने वाली क्रियाएं कौन कौन सी है? याद आ गया ना आपको? एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन। गैल्वेनिक सेल का
सेल विभव कितना होता है। गैल्वेनिक सेल का मैंने अभी सेल विभव बताया, कितना होता है 1.10 वोल्ट। और याद रखिएगा सेल अभिक्रिया क्या बताया मैंने, जिंक सॉलिड, जिंक एक्वस 2+, फिर क्या बताया मैंने, कॉपर 2+ एक्वस, और आपने क्या लिखा, कॉपर सॉलिड। ये है सेल रिएक्शन। अब आप देखिएगा हमारी अगली बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आप याद रखोगे कि जो बातें अभी पढ़ाया जा रहा है हर पॉइंट को आप नोट करेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तब जाकर के बेहतर कर पाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि आने वाले क्लास में कितने हिम्मत वाले बच्चे हैं जो आने वाले हैं। अगला क्या होने वाला है आपको बताया, मानक इलेक्ट्रोड विभव, सुपर। इसके बगैर तो यार के पत्ते नहीं हिलेंगे भाई साहब। ये 3 क्लास जो होता है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो ऐसा होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप याद रखिएगा, मैंने हमेशा एक लाइन कहा है आपको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो बच्चा सीख गया वो अब किसी भी चैप्टर में बढ़िया हो सकता है, क्योंकि उनको बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो शब्द या विद्युत शब्द से ही उसको नफरत होता है। आज आपको बता दूं यहां पर वो चीजें आपके लिए आसान होने वाला है। मानक इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है वो एक परिभाषा के रूप में बताऊंगा, लेकिन यहां पर विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है और उसका उपयोग है, ये एक ऐसी चीज है जिसको जिंदगी भर मैं याद रखता हूं और आपको याद कराऊंगा। आगे चलें, चैप्टर 3 का ही हम पढ़ने वाले हैं, विद्युत रसायन, लेक्चर नंबर 3, नेक्स्ट क्लास में। तो बताइए, लाइक हो गया? बताइए, लाइक कर लिए? ओके, थैंक यू बोल दिए? ओके, और क्या बोलोगे? मैं बोलूं कुछ? बोलूं? मैं एक ही बात बोलता हूं, बुद्धि ना होना तो भी चलेगा, मेहनती होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? सुना आपने? दिमाग ना हो तो भी चलेगा, मेहनती होना पड़ेगा। पान ठेला खोल के भी आदमी करोड़ों कमा लेता है, लेकिन दिमाग रख के आप अरबों कमाओगे ना, खुशियां तुमको ही मिलेगी, किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। ठीक है साहब? जो लाइनें बोले इतने जल्दी से नहीं समझ में आता लोगों को। आपको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आप जरूर मिलेंगे मेरे साथ। देखते हैं किसके पास हिम्मत है आगे की चीजों को समझने और सीखने की। आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं भाई साहब, तो लाइक करके दिखाओ कितने लोगों को हिम्मत है। और डाउट नट के साथ जाके जुड़ो, लाइव क्लास वहां से डायरेक्ट मिलने वाला है। आप डाउट नट में लॉग इन करिए, हमारा लाइव क्लास वहां पे मिलने वाला है और वहां पे आपको शेड्यूल वेड्यूल सारी चीजें नजर आने वाली भाई साहब। तो चलिए आज की क्लास में समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिर से नमस्कार, फिर से नमस्कार और फिर से नमस्कार।